गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड सॉलिड स्फेरिकल शेल। कल हमने एक एप्लीकेशन की थी, एप्लीकेशन नंबर 2 किसकी, गोस थ्योरम की, कि हमारे पास एक होलो स्फेरिकल शेल है, उसके ऊपर चार्ज है और कहीं पर भी एक पी पॉइंट है। उस पी पॉइंट के ऊपर उस चार्ज्ड होलो स्फेरिकल शेल की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था, वो भी गोस थ्योरम का यूज करके। अब ये जो है वो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, मतलब एप्लीकेशन नंबर 3। कल तो हमने बात की थी होलो स्फेरिकल शेल की, आज हम बात करेंगे सॉलिड स्फेरिकल शेल की। होलो स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फेरिकल शेल में एक अंतर था जो मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो इसका डायग्राम, यहां पर हमने एक सॉलिड स्फेरिकल शेल ले लिया। अब सॉलिड स्फेरिकल शेल और होलो स्फेरिकल शेल में जो अंतर था वो क्या था, अगर ये एक होलो स्फेरिकल शेल है तो जितना भी चार्ज मैं इसको किसी भी तरीके से दूंगा, सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस के ऊपर रिसाइड कर जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज एज्यूम नहीं किया जा सकता, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर ये एक सॉलिड स्फेरिकल शेल है, सॉलिड का मतलब है अंदर भी मटेरियल है। अब जैसे कि शॉर्टपुट सभी ने देखा होगा, वो जो शॉर्टपुट होता है जो हम फेंकते होते हैं ऐसे, वो शॉर्टपुट अंदर से भी मटेरियल बेस्ड होता है, अंदर कोई वैक्यूम नहीं होता, हवा नहीं होती फुटबॉल की तरह, अंदर एक मटेरियल होता है। ठीक है जी। अब यहां पर ये एक सॉलिड स्फेरिकल शेल है, अंदर मटेरियल भरा पड़ा है। ठीक है। अब जो भी मैं चार्ज इसको दूंगा वो सारा का सारा चार्ज सरफेस के ऊपर रिसाइड नहीं करेगा, सरफेस के साथ साथ वो पूरा यूनिफॉर्म तरीके से चार्ज अंदर भी मौजूद होगा। यानी जितना भी चार्ज इसको दिया जाएगा, अंदर बाहर सरफेस के ऊपर हर जगह पर चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये फर्क है होलो स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फेरिकल शेल के अंदर। इस अंतर को पकड़ते हुए हम इस टॉपिक को करेंगे। टॉपिक क्या कहता है, मैंने इसको दे दिया चार्ज। अब जो भी चार्ज है वो सरफेस के साथ साथ अब अंदर भी है। सबसे पहले तो मैंने सरफेस के ऊपर चार्ज बना दिया, लेट कर लिया, जो सरफेस के ऊपर जो चार्ज है वो है क्यू। ठीक है। इस क्यू का कोई यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वो भी बाद में बताऊंगा मैं। अब मेरे पास एक पॉइंट है, कहीं पर भी, बाहर भी हो सकता है, सरफेस के ऊपर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर हमें इस चार्ज सॉलिड स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है। कल हमने एक बात की थी क्या, कि अगर ये एक होलो स्फेरिकल शेल है और अगर पी पॉइंट बाहर लाई करता है तो उस पी पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई थी। ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर ये सॉलिड स्फेरिकल शेल होता, होलो नहीं है, सॉलिड है, लेकिन अगर पी पॉइंट फिर भी वहीं पर लाई करता है बाहर, तो उस पी पॉइंट के ऊपर उस सॉलिड स्फेरिकल शेल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही होगी जितनी एक होलो स्फेरिकल शेल की वजह से होती है इस पी पॉइंट के ऊपर। यानी अगर ये होलो स्फेरिकल शेल है तो भी पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये एक सॉलिड स्फेरिकल शेल है तो भी पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा, कोई अंतर नहीं आएगा उस केस में जिस केस में पी पॉइंट उस सॉलिड स्फेरिकल शेल या होलो स्फेरिकल शेल से बाहर लाई करता हो। ठीक है। तो ओवरऑल एक बात आपको ये याद रखनी है, चाहे ये होलो स्फेरिकल शेल हो चाहे वो सॉलिड स्फेरिकल शेल हो, पी पॉइंट अगर बाहर लाई करता है तो उस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, और वो कितनी होगी, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जिसके अंदर वो आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। ये तो बात हो गई जब पी पॉइंट बाहर लाई करता है। लेकिन अब ये जो पी पॉइंट है हमें बाहर लाई नहीं करवाना, हमें अंदर लाई करवाना। अब ये सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फेरिकल शेल है, इसका एक रेडियस भी होगा, इस रेडियस को मैंने बोल दिया कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब होता है एक्चुअल में जो बॉडी है उसका रेडियस। ठीक है। अब हमारे पास एक पी पॉइंट है, कहीं पर भी पी पॉइंट मान सकते हो, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है। कल हमने एक बात की कि अगर ये एक होलो स्फेरिकल शेल होता तो उस होलो स्फेरिकल शेल के ऊपर जितना भी चार्ज है वो सरफेस के ऊपर रिसाइड कर जाता था, और अगर पी पॉइंट अगर अंदर लाई करता है कहीं ना कहीं
तो उस अंदर वाले पी पॉइंट के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होता था। यही हमने किया था। लेकिन आज अलग बात है। अलग क्या? ये होलो स्फेरिकल शेल नहीं है, क्या है? सॉलिड स्फेरिकल शेल। अब चार्ज तो इसके अंदर भी है। होलो के अंदर तो अंदर नहीं होता था चार्ज, जिसके कारण पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती थी। लेकिन अब तो अंदर भी लाई करेगा चार्ज। अगर चार्ज अंदर लाई करेगा तो पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होनी चाहिए। वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो गॉस थ्योरम का यूज करना है तो चार बातों का तो ध्यान रखना ही है। सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाओ। पी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने बना लिया एक गॉसियन सरफेस, ये वाला। ठीक है, इस गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो होगा स्मॉल आर। क्लियर है? अब गॉसियन सरफेस बनाने के बाद उसका सरफेस एरिया भी हमें पता होना चाहिए। उसका सरफेस एरिया मैंने बोल दिया एस। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग गॉसियन सरफेस बनाओ, उसका सरफेस एरिया एस एज्यूम करो। अब मैंने अभी अभी बोला कि चार्ज बाहर भी है और अंदर भी है। यहां पर भी तो चार्ज है। ये जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है ये भी तो कुछ ना कुछ चार्ज एनक्लोज करता है। ये जितना चार्ज एनक्लोज करेगा उसको हम बोल देते हैं क्यू डैश। तो यहां पर दो तरीके के चार्जेस हो गए। एक तो वो चार्ज जो सरफेस के ऊपर रिसाइड कर जाते हैं, कितना? क्यू। एक वो चार्ज जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज होता है, मतलब कितना? क्यू डैश। क्लियर है ये बात? क्यू और क्यू डैश में अंदर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्यू डैश का मतलब इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हो गया। ठीक है, ये क्यू डैश इस एरिया के अंदर का चार्ज है और ये क्यू इस सरफेस के ऊपर का चार्ज है। दोनों के अंदर अंतर है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है? बाकी की दो तीन चीजें फॉलो करनी है। गॉसियन सरफेस है, इसका सरफेस एरिया एस है। जिस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो वहां पर एक छोटा सा सरफेस ds एज्यूम कर लो। ds के ऊपर हमने एक एन कैप ड्रॉ कर देना है जो कि परपेंडिकुलर होता है। अब यहां पर चार्ज है, चार्ज एनक्लोज है, तो उस चार्ज की वजह से पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो होगी, वो होगी बाहर की तरफ, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज माना है। यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है और स्पेशली बात यह है कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है। गॉसियन सरफेस के अंदर के पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे होगी। ये चार बातें लागू होने के बाद आपको ई और एन कैप के बीच का एंगल देखना है। ई और एन कैप के बीच का एंगल कितना लग रहा है आपको? 0 डिग्री। तो इन चीजों को फॉलो करते हुए अब हम इस अंदर वाले पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, वो भी गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, गॉस थ्योरम क्या कहती है? बाय गॉस थ्योरम surface integral over the closed path of electric field in the small surface ds is equal to q by epsilon naught। यही होती है ना गॉस थ्योरम। लेकिन अब ये चार्ज कौन सा है और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट तो परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस के अंदर, लेकिन हमने पी पॉइंट किसी फ्री स्पेस के अंदर थोड़ी ना माना है, हमने तो मीडियम के अंदर माना है। अब ये होलो स्फेरिकल शेल तो है, सॉलिड है, मटेरियल है इसके अंदर, तो इसलिए हम यहां पर एप्सिलॉन नॉट का यूज ना करते हुए क्या करेंगे? एप्सिलॉन। ठीक है, दूसरी बात, चार्ज। अगर आपने गॉस थ्योरम बुक से पढ़ लिया तो इस चार्ज का मतलब होता है गॉसियन सरफेस के अंदर एनक्लोज हुआ चार्ज। एक तो चार्ज मैंने यहां पर क्यू बोला है जो सरफेस के ऊपर है, लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज कितना है? क्यू डैश। तो ये जो चार्ज होता है ना वो गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज होता है। तो इसलिए जो थ्योरम बन गई वो ये है E डॉट ds का सरफेस इंटीग्रल ओवर द क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। ये इसकी मेन थ्योरम है। अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं। सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds को हम क्या लिख सकते हैं? n कैप ds इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। E डॉट n कैप ds को हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे E n कैप ds cos थीटा इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। अब थीटा एंगल होता है ई और एन कैप के बीच का, ई इस तरफ एन कैप इस तरफ, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दो। ई एन कैप ds cos 0 इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। cos 0 कितना होता है? 1। एन कैप कितना होता है? 1। तो अंदर क्या बचा? ई ds
इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। ई को ले लो बाहर, अंदर क्या बच गया, ds इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, s इज इक्वल टू क्यू डैश बाई एप्सिलॉन। s का मतलब सरफेस एरिया, ds इस गॉसियन सरफेस का पार्ट था, तो ds का इंटीग्रेशन तो s हो गया, मतलब इस गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया जो कि होगा 4 पाई r स्क्वायर, और r कौन सा, इस गॉसियन सरफेस का रेडियस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, e इंटू में 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू डैश डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। अब इस चीज को नीचे कर दो, तो e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इतना तो बहुत आसान है, हम 2-3 बार कर भी चुके हैं। अब बात आ गई आगे की। अब यहां पर जो क्यू डैश है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये क्या है, किस तरीके की बॉडी है और कौन सी चार्ज डेंसिटी इससे रिलेट करती है। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो ये वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती क्या है, वी नो दैट। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम किसे लिखते हैं, रो से, और वो होता है चार्ज बाई वॉल्यूम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब चार्ज कितना है इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है वो है क्यू डैश डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यहां से क्यू डैश की वैल्यू निकाल लो। क्यू डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3 पाई r क्यूब रो। ये है क्यू डैश की वैल्यू। अब लास्ट है, क्यू डैश की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। पुट क्यू डैश इन इक्वेशन नंबर 1, पुट कर दो। E इज इक्वल टू क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, 4/3 पाई r क्यूब रो डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ये पहले से ही था, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो। E इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r क्यूब कैंसिल हो गया, और ये क्या बच जाएगा, ऊपर r बच जाएगा, रो बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, और ये एप्सिलॉन बच जाएगा। तो अगर हम कोई भी P पॉइंट अगर अंदर लाई करवाते हैं सॉलिड स्फेरिकल शेल के, तो उस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है। पहला कंसेप्ट तो ये, अगर ये होलो स्फेरिकल शेल होता, P पॉइंट यहां पर है, तो कोई E की वैल्यू नहीं होती, क्योंकि चार्ज ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन ये तो सॉलिड है, सॉलिड है तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज है, जिसकी वजह से इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और कितनी होगी, r रो बाई 3 एप्सिलॉन। r का मतलब गॉसियन सरफेस का रेडियस, रो का मतलब ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। 3 और एप्सिलॉन कांस्टेंट है। एप्सिलॉन का यूज क्यों किया, क्योंकि मीडियम है, फ्री स्पेस नहीं है। एक चीज आप यहां से ये देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर हटते जाएंगे, वैसे वैसे r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, e की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि हम सेंटर पे खड़े हैं, सेंटर के ऊपर r की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब ये तो हो गया पूरा टॉपिक, कोई डाउट इसमें, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, क्योंकि ऐसे हम बार बार कर चुके हैं। उसके बाद इसकी स्पेशल केस है। स्पेशल केसेस के अंदर 1-2 बातें हैं, ज्यादा नहीं है। अब इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, r रो बाई 3 एप्सिलॉन। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस P पॉइंट के ऊपर आ गई। अब बात यह है कि अगर ये P पॉइंट इस सेंटर के ऊपर लाई करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। व्हेन P पॉइंट लाइज ऑन सेंटर, अगर यही P पॉइंट सेंटर के ऊपर लाई करेगा तो r की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि अगर ये P पॉइंट सेंटर पे लाई करेगा तो कोई गॉसियन सरफेस ही नहीं बनेगा। कोई गॉसियन सरफेस नहीं बनेगा तो उसका रेडियस कहां से आ जाएगा, रेडियस की वैल्यू 0 है। रेडियस की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 0। ये बात आपको स्पेशली याद रखनी है। बात क्या याद रखनी है आपको, कि अगर ये होलो स्फेरिकल शेल होता
तो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, वो तो पता ही है क्योंकि चार्ज ही नहीं। लेकिन अगर ये एक सॉलिड स्फेरिकल शेल है तो चार्ज तो चारों तरफ है, हर तरफ है, फिर भी इस सेंट्रल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। लेकिन जैसे कि हमें एक बात पता है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर हटते जाएंगे सरफेस की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा क्योंकि R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरफेस की। जब P पॉइंट सरफेस के ऊपर लाई करे तो क्या होगा? When P point lies on surface, जब P पॉइंट सरफेस के ऊपर लाई करता है तो इस पॉइंट के कोरिस्पॉन्डिंग जो हम गोजियन सरफेस बनाएंगे, उस गोजियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r और इस एक्चुअल बॉडी का रेडियस कैपिटल R, वो तो बराबर ही होगा। ये तो मैंने कल भी बताया और आज भी बता रहा हूं। तो यहां पे स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R को पुट कर दो, R रो बाई 3 एप्सिलॉन, ये आ जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये बात मैंने कल भी बताई थी कि चाहे ये एक होलो स्फेरिकल शेल हो, चाहे ये एक सॉलिड स्फेरिकल शेल हो, उसके सरफेस के ऊपर अगर वो एक चार्ज्ड सरफेस है तो उसके सरफेस के ऊपर ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और कहीं नहीं होगी। ठीक है, अब बात रह गई तीसरी। जब ये P पॉइंट बाहर लाई करे, बाहर, वो तो कल वाला रिजल्ट आ जाएगा। When P point lies outside, जब ये P पॉइंट बाहर की तरफ लाई करेगा तो उस टाइम E कितना आ जाता? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये रिलेशन कल भी आता था और आज भी है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, याद रखना बस। बात क्या निकल के आई कि अगर ये एक होलो स्फेरिकल शेल है तो सरफेस के ऊपर कितना चार्ज माना था कल? Q। P पॉइंट अगर बाहर लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती थी? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। लेकिन आज हम सॉलिड स्फेरिकल शेल की बात कर रहे हैं, तो सरफेस के ऊपर कितना चार्ज है? Q। ठीक है, Q चार्ज है सरफेस के ऊपर, तो उस सरफेस के चार्ज की वजह से इस बाहर वाले P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? इतना ही होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्यों लिया? क्योंकि पॉइंट बाहर है और बाहर फ्री स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, इसीलिए। यहां से हम एक बात देख सकते हैं, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर हाईलाइटेड पॉइंट कौन कौन से? हाईलाइटेड पॉइंट ये है कि एक सॉलिड स्फेरिकल शेल है, चारों तरफ चार्ज ही चार्ज लिखा हुआ है यूनिफॉर्म तरीके से, सेंटर के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, बढ़ती जाएगी। जैसे ही हम सरफेस के ऊपर पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एकदम मैक्सिमम हो जाएगी। और जैसे जैसे हम सरफेस से दूर हटते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी है और इस हिसाब से डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, ये इसके मेन पॉइंट है। अब हम इससे रिलेटेड एक ग्राफ बनाते हैं जो कि हमने कल भी बनाया था। वो ग्राफ क्या है? कल हमने ग्राफ बनाया था और वो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में। यहां पर एक पॉइंट होता था और यहां पर मैंने कल लिखा था R इज इक्वल टू R, स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल है। इसका मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसके सरफेस के ऊपर होगा, ये मैंने कल बताई थी। क्योंकि इस पॉइंट को अगर मैं सरफेस के ऊपर नहीं मानूंगा तो ये कंडीशन ही फॉलो नहीं होगी। स्मॉल r और कैपिटल R इक्वल कब होता है? जब P पॉइंट सरफेस के ऊपर लाई करे। ठीक है, अब हम ग्राफ को बनाना यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0। डिस्टेंस की वैल्यू 0 होने का मतलब हम सेंटर पे खड़े हैं और सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 0। डिस्टेंस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। अब बात आती है इस रिलेशन की। जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये वाला रिलेशन फॉलो होगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी जैसे जैसे हम सेंटर से सरफेस की तरफ बढ़ते जाएंगे, R की वैल्यू बढ़ती जाएगी, E की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो R के बढ़ने के साथ साथ E की वैल्यू का बढ़ना, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इस सेंटर से चल के सरफेस तक आ जाते हैं तो उसी टाइम इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये सरफेस वाला पॉइंट आ गया।
ये जो पॉइंट है वो सरफेस का है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। और यहां से लेकर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। ठीक है, अब हम सरफेस के ऊपर आ चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो चुकी थी। अब हम सरफेस से बाहर जाएंगे, जैसे जैसे हम सरफेस से बाहर चलते जाएंगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का रिलेशन फॉलो होगा, जिसके लिए ग्राफ ऐसा होता था, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो होलो स्फेरिकल शेल का ग्राफ और सॉलिड स्फेरिकल शेल से रिलेटेड ग्राफ, ये दोनों ग्राफ अलग अलग हैं। तरीके एक ही है बनाने के, लॉजिकल एक्सप्रेशंस एक ही है, लेकिन चीजें अलग अलग है। तो इन चीजों को ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं एक दिन के अंदर एक ही टॉपिक करवा रहा हूं। कल हमने होलो किया, आज हमने सॉलिड किया। कल जो हम करेंगे वो प्लेट के बारे में करेंगे, और वो होगी एप्लीकेशन नंबर 4। वो फोर्थ एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की लास्ट एप्लीकेशन होगी। अभी तक हमने एक लीनियर बॉडी की बात कर ली, शेल की बात कर ली, दोनों तरीके के शेल की। अब रह गई प्लेट। प्लेट के बारे में हम करेंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।